हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 के बायो के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सेकंड लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हम कर चुके हैं, रेस्पिरेशन हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो देखो, रेस्पिरेशन का बेसिकली मतलब क्या है, जिसको हम सांस लेना कहते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं सांस लेना, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। बट व्हाई इट इज नेसेसरी, सांस क्यों लेना जरूरी है, व्हाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, इस चीज की हम बात करेंगे। रेस्पिरेशन को इस चीज से रिलेट करेंगे। देखो, रेस्पिरेशन को हम इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। दो स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। फर्स्ट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं। सेकेंड इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ये तो चलो नेम से ही समझ आ रहा है। एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के बाहर से होगा, लाइक वी आर टेकिंग इन द एयर अंदर ले लेंगे, वी आर गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाहर के स्टेप्स हैं, नॉस्ट्रिल्स कर रहे हैं हमारे नोज के, या हम कह सकते हैं बॉडी के आउटर पार्ट्स का काम है टू टेक इन द गैस एंड टू गिव आउट द गैस, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या ब्रीथिंग भी इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया उसका मतलब, दिस इज जस्ट अ गैसियस एक्सचेंज। गैसेस को एक्सचेंज करना, एक गैस लेना दूसरी गैस छोड़ना, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मींस दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर होगी। देखो, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होगी, व्हाटएवर फूड वी आर टेकिंग, जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने में क्या होगा, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से हमने गैस एंटर करवाई है, दैट इज द ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस हमारे फूड के साथ कंबाइन करेगी, इट विल फॉर्म सम एनर्जी। इससे कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट होगी, खाना हम एनर्जी के लिए खाते हैं, फूड। This energy will help us to survive. That's why respiration is necessary, and this energy is ATP. This we have done in the 9th class. ATP क्या है? Adenosine triphosphate. Phosphate या phosphorus. It is an inorganic compound. Inorganic compound के कितने molecules हैं? 3 molecules हैं. 3 molecules of phosphorus इसमें प्रेजेंट है एटीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल्स में जितनी भी एनर्जी होगी या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर जो एनर्जी होगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाएंगे, रेस्पिरेशन बनाएंगे। अब देखो, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, इनटेकिंग ऑफ द गैसेस, ठीक है, कंबाइनिंग विद द फूड टू गिव एनर्जी एंड गिव आउट द गैस। जो वेस्ट गैस बच गई उस गैस को क्या करना, हमारी बॉडी से बाहर एग्जिट करवाना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बनेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करना है, एग्जिट करवाना है। दिस कंप्लीट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलेंगे। द इनटेकिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, कंबाइनिंग विद द फूड टू गिव एनर्जी एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, दो स्टेप्स में होगी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। आई बस नेक्स्ट हम स्टेप बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। ये तो थे स्टेप्स, इन दो स्टेप्स में रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन किन किन टाइप्स का हो सकता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो दो टाइप्स बनते हैं रेस्पिरेशन के, ये हम जूनियर क्लासेस में कर भी चुके हैं कि नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बेसिकली हमने जितना 7th 8th क्लास में किया था, एरोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन प्रोसेस taking place in the presence of oxygen। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजन की कमी होगी, तब जो रेस्पिरेशन का टाइप बनेगा, दैट इज नोन एज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है,
अब देखो हम बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, या ह्यूमन बींग्स में कौन सा होगा, या दूसरा एनारोबिक है वो किस में होगा, उन चीज की हम बात करते हैं। देखो उसको बेसिकली हम एक फ्लो चार्ट से पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे और एनर्जी कितनी बनेगी, उस बेस पे हम डिवाइड करेंगे कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के लिए बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली देखो जो हम खाना खा रहे हैं फूड है हमारा, दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज है वो C6H12O6, ठीक है। अब चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी तो सब में बनती है। और एनर्जी एक सेल, हमने किया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाता है और सारे फंक्शन भी करता है। सारे फंक्शन मतलब सभी लाइफ प्रोसेस करेगा, न्यूट्रिशन भी, रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रीशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन तो हो चुका है, खाना सेल में आ चुका है। अब एक सेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, वो सांस भी लेगा। तो उस चीज की हम बात कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा, किसमें ब्रेकडाउन होगा, पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में। पाइरूवेट या कह लो पाइरुविक एसिड। एक सेल के अंदर इतनी चीज होगी, ठीक है। सेल के कौन से पार्ट में हुई है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में ब्रेक होगा। अगर पाइरुविक एसिड की बात करें, पाइरुविक एसिड के फॉर्मूला की, देन इट इज CH3COOH डबल बॉन्ड O, 1 2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कितने हैं, 6। इसका मतलब एक बार जब ब्रेक होगा ग्लूकोज तो उसमें 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अभी तक हमने कहीं पे भी एरोबिक एनारोबिक नहीं लिखा है, मतलब इतना स्टेप्स कॉमन रहेगा, चाहे एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट सब में रहेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन हो रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक जिसको हमने एरोबिक बोल दिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, सेकंड एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन दोनों में। अब हम बात करते हैं एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमने जब 9th क्लास में किया था, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, वहां पे एटीपी जनरेशन, एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनाने की प्रोसेस भी क्या है, रेस्पिरेशन की। तो दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ये क्या जनरेट करेगी, एक तो एनर्जी जनरेट करेगी एटीपी, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे गैसियस एक्सचेंज है। ऑक्सीजन हमने ले ली है, ठीक है, ऑक्सीजन की बैलेंस नहीं है, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी यूज कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, एंड एटीपी दिस एनर्जी विल यूज इन द बॉडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके हमने दो फर्दर टाइप्स बनाए, कौन कौन से, इन एब्सेंस of oxygen and in lack of, या तो ऑक्सीजन हो ही ना, या ऑक्सीजन की कमी हो, in absence of oxygen और in lack of oxygen। So both of these will takes place in the, like हम बात करें पहले in lack of oxygen, ये कहाँ पे होगा, within the muscles, मसल्स के अंदर होगा। देखो मसल्स के अंदर, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई बार हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, या वी आर डूइंग एनीथिंग स्ट्रेनस, कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, हांफने लगते हैं। थर्ड थिंग कि हमारे हाथों में या पैरों में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा भाग लेते हैं तो पैरों में क्या होगा, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। वो क्रैम्प्स आने का रीज़न भी क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा। देखो हम भागेंगे, नॉर्मली हमारी बॉडी है, नॉर्मली हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से मिल रही है। हमने भागना शुरू किया, इट मींस वी आर यूजिंग मोर एनर्जी। उस मोर एनर्जी को यूज करने के लिए मोर एनर्जी जनरेट भी करनी पड़ेगी। उसके लिए बॉडी ने क्या किया, एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू कर दी। उसने क्या किया, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही एनर्जी जनरेट करनी कुछ ना कुछ शुरू कर दी, ताकि हेल्पफुल हो जाए हमारे लिए, ठीक है। एनर्जी तो इससे जनरेट हो गई, एटीपी मॉलिक्यूल इससे भी जनरेट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इससे जनरेट होगी, प्लस इसके साथ और क्या होता है, लैक्टिक एसिड, इसके साथ लैक्टिक एसिड भी जनरेट होगा, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड के कारण ही क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। एसिड है, ऐसे हमारे मसल्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, वो क्रैम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला CH3COH COOH।
ये हमारे इस लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी ह्यूमन बीइंग्स में कहीं ना कहीं टेक प्लेस होता है whenever we are doing any hard work, otherwise aerobic mode of respiration ये तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये होगा यूजुअली, जैसे हम बात करें तो ईस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डू द एनारोबिक मोड ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एटीपी जनरेशन, एनर्जी तो बननी है, एनर्जी इसमें भी बनेगी, प्लस इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इथेनॉल, इसमें क्या बनेगी, ओल, इथेनॉल, अल्कोहल बनेगी, इथ 2 कार्बन वाली, CH3 एंड CH2OH, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या डायरेक्टली इसको लिखो CH3 CH2OH, ये हमारी इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है जो डिस्क्राइब करेगा कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हमारी एनर्जी जनरेशन कैसे होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के, उसकी आंसर बात करें तो सीबीएसई मॉडल से इसको क्या लिखेंगे हम, वेरियस वेज ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अलग अलग वेज हैं, ग्लूकोज किस किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक हो सकती है, दीज आर द वेरियस वेज, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग्स में एरोबिक मोड रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक बहुत कम होगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज, जो हमने एनर्जी लिखा है, इन द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन दीज आर 32 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी के जनरेट होंगे, लेकिन एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, इसमें मतलब एनर्जी कम बनेगी। Therefore, anaerobic mode of respiration is usually done by the, we can say, simple organisms. सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, या हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट जिनकी बॉडी को ज्यादा नहीं है। जितना सिंपल बॉडी डिजाइन होगा एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लायन, टाइगर, जिराफ, these organisms they have a large requirement of the energy, that's why they are doing aerobic mode of respiration. तो ये हमारे मोड ऑफ रेस्पिरेशंस हुए, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे ग्लूकोज ब्रेकडाउन के वेज, इस फ्लो चार्ट को मेनली याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक के डिफरेंसेस की। देखो एक दो डिफरेंसेस तो यहीं से समझ रहे हैं हम, दोबारा लिखते हैं उनको, लेकिन यहीं से देखो, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक में जो एनर्जी बनेगी हाई एनर्जी, एनारोबिक लो एनर्जी, ठीक है। थर्ड अगर हम डिफरेंस देखें तो एरोबिक के जो प्रोडक्ट्स हैं एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एनारोबिक के ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, बेसिकली हम ये लिखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले, ये डिफरेंसेस बन जाएंगे। लास्ट डिफरेंस हम ऑर्गेनिजम्स का लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स वगैरह में होगा, ये ईस्ट वगैरह में होगा। दीज आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एक बार हम जल्दी से इनको लिख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Differences between aerobic and anaerobic mode of respiration. So aerobic mode of respiration, it takes place in presence of oxygen, and this it takes place in absence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये एब्सेंस में, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ होगा, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेसिकली कहाँ होगा, विद इन द मसल सेल्स या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, हाई एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी ज्यादा बनेगी, कितने, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, इसमें लो एनर्जी जनरेशन, 2 ATP मॉलिक्यूल। लास्ट इसमें हम एग्जांपल लिख देते हैं दैट इट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एनारोबिक में देखें तो यही केस में होगा, सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे एग्जांपल हम दे देंगे ईस्ट वगैरह। सो
These are the differences between aerobic and anaerobic mode of respiration. ठीक है, अब हम जस्ट देखते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं इसके रेस्पिरेशन के। जैसे हम ह्यूमन बींग्स अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। नॉस्ट्रल से जो हमारी गैस जा रही है वो कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, वहाँ जाके गैसेस एक्सचेंज होता है। तो पार्ट्स की बात करते हैं या ऑर्गन्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो देखो ऑर्गन इन्वॉल्व्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में भी किया था, दैट दे यूजुअली डू विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा से करते हैं, स्टोमेटा स्मॉल होल्स दैट आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ये टॉपिक हम कर चुके हैं न्यूट्रिशन में, आप वहां देख सकते हो। सेकेंडली देयर वर लेंटिकल्स। लेंटिकल्स भी स्मॉल होल है बट दे आर प्रेजेंट ऑन द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्टेम। फ्रूट, स्टेम और वेजिटेबल्स वगैरह पे प्रेजेंट होंगे स्मॉल होल्स। टी स्टोमेटा दीज आर ओनली प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ये सिर्फ लीव्स। इस तरह से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है अपनी बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करें ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, गिल्स। उनके बॉडी पार्ट में क्या आ जाएगा, गिल्स आ जाएगा। गिल्स क्या है, दीज आर सम कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगी ऑक्सीजन गैस को, कहां से, वाटर में से। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, जितनी भी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व है उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को गिल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पूरा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, दैट कैन सर्वाइव बोथ ऑन द वाटर एज वेल एज लैंड, जो पानी और जमीन दोनों पे सर्वाइव करेंगे। देन दे डू इट विद द हेल्प ऑफ द स्किन। उनकी स्किन क्या होती है, यूजुअली मॉइस्ट होती है। ये मॉइस्ट स्किन वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में यूज करते हैं। इसी तरह हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, स्मॉल इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए। ये उनके लिए कौन सा बॉडी पार्ट इसके में इन्वॉल्व होता है, दैट आर द स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स क्या है, स्मॉल होल्स ऑन द बॉडी। जैसे हमारे सिर्फ नोज है, एक फिक्स ऑर्गन है जहां से गैस एंटर करेगा, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल स्मॉल होल्स हैं, जिस तरह से स्टोमेटा स्मॉल होल्स थे लीव्स पे, तो इनसे क्या करेंगे, वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें मोस्टली हमारे सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीसेलुलर हैं, लायन, टाइगर्स, डियर, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब आ जाएंगे। इनमें जो होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। ठीक है, इनमें जो होगा वो लंग्स की हेल्प से होगा। लंग्स आर कंप्लीटली मॉडिफाइड बॉडी ऑर्गन्स, कंप्लीटली मॉडिफाइड है रेस्पिरेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन को इकट्ठा काम करवाने के लिए। जो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो है तो लाइफ प्रोसेस सब एक दूसरे से कनेक्टेड। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन थी, न्यूट्रिशन में से जो फूड मिला था उसी फूड का हमने क्या किया है, यूज किया। कहाँ पे यूज किया, ऑक्सीजन को कंबाइन करवा के रेस्पिरेशन, जो एटीपी जनरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, जो लंग्स, इसके लिए वही लंग्स का हम हेल्प पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। सो ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं पूरी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्गन्स के नाम पर हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो करेंगे लंग्स का रोल, या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से नॉस्ट्रिल से गैसेस एंटर करेंगी, लंग्स उनको किस तरह से एक्सचेंज करवाएगा, एनर्जी जनरेट करवाएगा, और किस तरह से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से इवॉल्व होगा। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। Today we will do this one. Okay. If you have any doubts, then you can ask in the comments. Thank you.